फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है बहुत बड़ी अपडेट, यानी यस बैंक फिर से फंड रेजिंग करने जा रही है और इस फंड रेजिंग की वजह है रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। यानी यस बैंक को फिर से पटरी पे लाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, यस बैंक अपने नए बोर्ड का गठन कर रही है, साथ में अब फंड रेजिंग करेगी, साथ में एआरसी के ऊपर भी बड़ी अपडेट है। इन सारी बातों को जानेंगे और लगातार जो पॉजिटिव अपडेट आ रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है और अब यस बैंक नए युद्ध में लड़ने को तैयार हो चुकी है। यानी आने वाले समय में बड़ी बड़ी बैंकों के साथ कंपटीशन फाइट कर सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसका क्या फायदा होने वाला है यस बैंक को। आज जो यस बैंक में गिरावट है उसके पीछे क्या वजह, उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या इस समय हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्या डिप में यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मायूस हो चुका है यस बैंक के स्टॉक में निवेश करके। उनको लगता है कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके वो फंस चुके, लेकिन अगर आप देखोगे अच्छे से तो यस बैंक इतनी मजबूत बन चुकी है कि ये जो प्राइस है बहुत कम लग रही है और इस समय सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। आने वाले समय में आपको इतना शानदार रिटर्न मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ यस बैंक में बने रहना है। तो ये पूरा वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यस बैंक कितनी मजबूत हो चुकी है और आगे क्या रणनीति है यस बैंक की। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 13.15 पर ओपन हुआ, 13.05 का लो बना और हाई है 13.20 का, फिलहाल 13.05 पर है, यानी नीचे की तरफ स्टॉक है। फिलहाल 1.14% की गिरावट हो चुकी है। 12 बजे के आसपास का टाइम है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट। यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 16,244 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.42% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो फिलहाल 34,564 के स्तर पर 1.48% की बड़ी गिरावट है, यानी लगभग 1.5% की गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें अगर हम तो यहाँ पर 2,560 के स्तर पर 0.66% की गिरावट है, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट है निफ्टी पीएसयू बैंक में, सरकारी बैंकों में। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,629 के स्तर पर 1.50% की गिरावट है, यानी लगभग 1.5% की गिरावट है प्राइवेट बैंकों में। बहुत बड़ी गिरावट है और इसी वजह से आपको यस बैंक में भी थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई देगी, लेकिन यस बैंक इस लेवल पे काफी मजबूत लग रही है। लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा इसके पुराने एमडी राणा कपूर की वजह से यस बैंक डूब गई थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोन बांटे जो सारे के सारे एनपीए बन गए और आखिरकार में यस बैंक को बंद करना पड़ा और उसके बाद में इसकी फिर से नई शुरुआत हुई आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई ने इसकी पूरी कमान सौंपी एसबीआई को और एसबीआई ने प्रशांत कुमार को एमडी बना के भेजा और तब से इसका कारोबार अच्छे से चलने लगा है। 2 साल में काफ़ी कुछ अचीव किया है बैंक ने, लेकिन अब वो स्कीम के तहत ये बोर्ड बनाया गया था, जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो चुकी है। बैंक अब पटरी पे आ चुकी है, तो अब इसके लिए एक नए बोर्ड के गठन की जरूरत हो गई है। तो अब यहाँ पे निर्णय लिया गया है यस बैंक की तरफ से कि यहाँ पे नए बोर्ड का गठन किया जाए और इस बोर्ड के गठन ने अभी भी विश्वास जताया है प्रशांत कुमार के ऊपर और इसीलिए प्रशांत कुमार को 3 साल के लिए एमडी और सीईओ की पोस्ट आगे भी जारी रहेगी। यानी आप समझोगे तो जो इन्होंने अचीवमेंट किया प्रशांत कुमार ने वो काबिल तारीफ है और इसीलिए उनको 3 साल का और कार्यकाल आगे बढ़ा के दिया गया है और दूसरे मेंबर है वो भी फिलहाल रहेंगे। और ये जो बोर्ड का नया गठन होगा, इन्होंने अपने नए निर्णय लेने भी शुरू कर दिए हैं, उनकी तरफ से नए डिसीजन भी आने लगे। तो यहाँ पे जो बैंक के चेयरमैन है सुनील मेहता, उनकी तरफ से कहा गया है कि बैंक जल्द ही 10,000 करोड़ बीच का नया फंड रेजिंग करने जा रही है और इसके पीछे वजह है बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम और इस स्कीम के तहत हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और बैंक को और मजबूत करेंगे। और उनका कहना है कि यहाँ पे अब जो निर्णय लिया गया उसके हिसाब से बैंक अब आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव करने को तैयार हो चुकी है। तो आप देखोगे कि एक तरह से प्लान आ चुका है और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि बैंक अपनी एआरसी के गठन की फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि सितंबर तक एआरसी बनकर तैयार हो जाएगी और उस एआरसी के माध्यम से पुराना एनपीए खत्म हो जाएगा। इसके साथ में उन्होंने कहा है कि इससे पहले 15,000 करोड़ भी जुलाई 2020 में इन्वेस्टमेंट किया गया था इन्वेस्टरों के माध्यम से और यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर नए जो जुड़े थे बैंक के साथ में उनको लॉक इन पीरियड में रखा गया था, यानी वो शेयर अपने नहीं बेच पाएंगे। तो ये जो लॉक इन पीरियड ये भी पूरा खत्म होने वाला है, मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है उनको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, इसकी पूरी हमें संभावना है और इसका विश्वास हमें, ऐसा कहना है सुनील मेहता का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसका निर्णय आने वाले समय में उसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुराने एमडी जो थे इनके राणा कपूर, उन्होंने ओवरसीज एनसीडीएस के माध्यम से बहुत सारी रकम जुटाई थी, उसको बायबैक करने की कोशिश की जा रही है, यानी जो बॉन्ड्स जारी किए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करीब
$200 मिलियन के जो बॉन्ड्स है उनको वापस लिया जाएगा बैंक की तरफ से और उसको बायबैक किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया। यानी बैंक की छवि को सुधारना चाहते हैं और जो भी पुराना जो इंटरनेशनल कर्ज है उनको खत्म करना चाहती है बैंक का मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। रिलायंस कैपिटल जो अब फिलहाल नीलाम होने वाली है, तो इसकी नीलामी प्रक्रिया में अभी फिलहाल जो बिडर्स है उसमें 3 रह गए हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो पीरामल ग्रुप है, यस बैंक और इंडसइंड बैंक है, 3 जन है। और इसमें से पीरामल ग्रुप की दावेदारी बहुत कमजोर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से उन्होंने DHFL को अधिग्रहण कर लिया है। तो DHFL भी फाइनेंशियल फर्म है, तो ऐसे में एक पार्टी के पास 2 फर्म साथ में नहीं जा सकते, ऐसी संभावना। इस वजह से ये जो इनकी बीड है वो कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे में फिर 2 बचते हैं, इंडसइंड बैंक और यस बैंक, जिसमें दावेदारी मजबूत यस बैंक की बन रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीरामल ग्रुप की तरफ से कमेटी बनाएगी, उनको कहा गया COC को कि हमें समय दिया जाए अपनी बीड को फाइनल करने के लिए, हम बीड वापस लगाएंगे। तो एक तरह से कहे तो अभी वो भी बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि या उनकी बीड कैंसिल होगी या नहीं होगी, इसलिए वो नए सिरे से बीड देना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक ने भी समय मांगा है कि वो कहते हैं इन्हें हमें थोड़ा समय दिया जाए जुलाई तक का, तब ताकि हम अपनी तरफ से मजबूत बीड लगा सके। तो ये आप समझ लो कि ये दोनों के दोनों जो बीडर है कमजोर है और इसमें यस बैंक की दावेदारी मजबूत लग रही है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय रिलायंस कैपिटल भी यस बैंक का एक हिस्सा बन सकती है, और इससे पहले उन्होंने डिश टीवी पे तो अपना मजबूत दावेदारी कर ही दी है। तो ये सारी बातें हैं जो यस बैंक को बहुत मजबूत बनाती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे सुरक्षित रहता ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 49,000 करोड़ रुपये का कर्ज यहाँ पे आराम से ARC के माध्यम से खत्म हो सकता है, और इसके लिए जेसी फ्लावर्स को फाइनल किया गया है। एक अच्छी बात बैंकों के लिए और निकल के आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आप देखो रिदम देसाई ने कहा है कि इस समय जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस वैल्यू पर, और इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस सेक्टर में। आने वाले समय बड़ी तेजी की संभावना बनेगी, और जिस तरह से RBI के निर्णय लिए जा रहे हैं उसका फायदा इन बैंकों को मिलेगा। तो उनकी तरफ से वो बुलिश है बैंकिंग शेयरों को लेकर। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करने का ये मौका है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी रेटिंग दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिसिल की तरफ से BBB+ की भी रेटिंग दी गई है यस बैंक को। इंडिया रेटिंग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से BBB की रेटिंग दी हुई है। केयर ने भी BBB+ की रेटिंग दी है, और ICRA की तरफ से देखें तो BBB की रेटिंग है। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है, और इस वजह से कह सकते हैं कि यस बैंक काफ़ी मजबूत है। अगर हम इसके रिटर्न को भी देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 90% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 10.24% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 2.33% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, 1 मंथ के हिसाब से 1.15% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 0.38% की गिरावट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस बड़ी गिरावट के दौर में जब सभी के शेयर नीचे आए तब यस बैंक बिल्कुल आपको नीचे आता हुआ नहीं दिखा देगा, बल्कि पॉजिटिव यहाँ पे आपको ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यह कि इस लेवल पे अब यहाँ पे बिकवाली बंद हो चुकी है, और 13 के नीचे स्टॉक जाने की संभावना बहुत कम है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसकी जो बुक वैल्यू वही 13.45 की है। तो ऐसे में स्टॉक अब नीचे नहीं जाएगा। तो एक तरह से सुरक्षित निवेश के लिए आपको यस बैंक का स्टॉक सजेस्ट किया जा सकता है। अगर इस समय आप इन्वेस्टमेंट करोगे आने वाले समय आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। गिरावट में आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुरक्षित रह सकता है, और अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो भी आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें, और थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे देखोगे तो सबसे अच्छी बात है कि इनका जो कारोबार है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप पिछले 1 साल के अंदर देखोगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। मार्च 2021 में इनको 4,835 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, जो जून में बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 5,463 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 5,664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च 2022 आते थे इनका रेवेन्यू 5,873 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगातार इनका रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ा है। अब बात करें इनके प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में इनको 3,791 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन जून में बैंक को 204 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में वो प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 266 करोड़ रुपये तक पहुंचा। मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 372 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप ग्राफ देख लो, हर क्वार्टर में लगातार इनका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। और यस बैंक का जो नया बोर्ड है वो और एग्रेसिव तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगा। लगातार बहुत सारे अट्रैक्टिव इनके FD के ऊपर ब्याज भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर लगातार अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग के अकाउंट ओपनिंग में तो ये बैंक बहुत आगे निकल चुकी है, और इन्होंने बहुत सारे प्रोसेस भी अपना ईजी कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अच्छा खासा बना हुआ है। 100 में से 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 13.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.97 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 12.88 का, वैसे 13 के नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बहुत ही कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया
तो 13.37 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 13.48 तक भी जा सकता है। तो लगभग एक रेंज में ही आपको फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बाजार में नरमी, लगातार एफआई की बिकवाली की वजह से बाजार दब में दबाव है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, गिरावट में आपका इन्वेस्टमेंट बचा के रखेगा यस बैंक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए